गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित चहल। करंट अफेयर क्लासेस। दोस्तों आज है 11 सितंबर 2020 और 11 सितंबर 2020 से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनमें से टॉप 10 के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर क्लासेस दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है ना। आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है जैसे कि एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस, वहाँ पे जो जीके का जो पोर्शन है मेजोरिटी में होगा। और जीके जहाँ पे मेजोरिटी में होता है वहाँ पे करंट अफेयर 75% या 80% के करीब क्या है करंट अफेयर से ही क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी जो करंट अफेयर की सीरीज चली हुई है, डेली मैं आपके लिए एक लेक्चर लेके आता हूँ 20 से 25 मिनट का, ठीक है ना। क्लियर है। इसमें क्या है बहुत सारे जो क्वेश्चन है करीब अगर कैलकुलेशन करें तो भाई करीब 200 150 200 के करीब आपके जो क्वेश्चन हो जाते हैं जीके के, ठीक है ना। क्योंकि मैं साथ में एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी जोड़ के बताता हूँ, ठीक है ना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार क्या ऐसा होता है कि भाई क्वेश्चन जो है करंट अफेयर का डायरेक्ट ना पूछ के उसके साथ जो जुड़ने वाले जो पॉइंट है, लिंकअप जो पॉइंट हैं उनको पूछ लेता है। क्लियर है। तो उनको भी मैं साथ ही साथ बताता हूँ। तो ये जो करंट अफेयर क्लास है मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखा रहो। तो स्टार्ट करते हैं आज की। मैंने कल क्वेश्चन पूछा था आपसे, जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे। जम्मू कश्मीर के जो प्रथम उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, मैंने ये पूछा था। और कल ही की क्लास में मैंने बताया था अब गिरीश चंद्र मुर्मू। जब 5 अगस्त 2019 को क्या है अनाउंसमेंट होगी, धारा 370 हटा दी। और 31 अक्टूबर 2019 को क्या है ऑफिशियली तौर पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत के केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। और केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किए जाते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किए जाते हैं। क्लियर है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी को क्या है जम्मू कश्मीर का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। अब क्या है इनका जो कार्य, इन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से और ये भारत के कैग बन गए भाई। क्या बन गए हैं? कैग, कंट्रोलर ऑडिट जनरल। कंट्रोलर ऑडिट जनरल जिसका काम क्या होता है, जितने भी ये बड़े बड़े करप्शन होते हैं, ठीक है ना, स्कैम होते हैं, घोटाले होते हैं, तो उन पर निगरानी रखता है जो गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं, गवर्नमेंट के अराउंड, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर के वो है मनोज सिन्हा। क्लियर है। और राजीव कुमार क्या बने थे, ये हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे भाई, ठीक है ना। चुनाव आयुक्त बने थे या अशोक लवासा की जगह पे, ठीक है ना, अशोक लवासा की जगह पे भाई चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, वो है भाई सुनील अरोड़ा, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन हमारा आज का, हाल ही में कहाँ पर दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाई गई। भाई जो दक्षिण जो इंडिया है, दक्षिण भारत है, उसमें पहली किसान ट्रेन चलाई गई है। तो किस राज्य में चलाई गई है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से स्टार्ट हो गया भाई, ये दिल्ली तक चलेगी, ठीक है ना। ये जो पहली दक्षिण की तो पहली है। वैसे भारत की अगर बात करें तो भारत की दूसरी किसान ट्रेन है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, इसमें दरअसल जो किसान है उनके द्वारा जो उत्पादन की गई जो फसल है या कुछ भी ये साग सब्जियां हैं उनको क्या है डायरेक्ट इस ट्रेन की सहायता से क्या है डायरेक्ट मार्केट में बेचा जाएगा, बीच में मतलब, ठीक है ना। मतलब उससे क्या होगा जो किसान है उनकी आय में वृद्धि होगी, उनके जो उनकी फसल का जो उचित मुआवजा मिल पाएगा, ठीक है ना। तो स्पेशल किसानों के लिए ट्रेन चलाई जा रही है। और ये दूसरी ट्रेन है भारत की और पहली क्या है दक्षिण भारत की, ठीक है ना। दूसरी कैसे, क्योंकि इससे पहले क्या है महाराष्ट्र से बिहार की तरफ भी एक ट्रेन चली थी, किसान ट्रेन, ठीक है ना। वो क्या है पिछले महीने में चली थी, अगस्त महीने में, ठीक है ना। किसान ट्रेन पहली भारतीय किसान ट्रेन, ठीक है। और ये दूसरी है और पहली दक्षिण भारत की है। आंध्र प्रदेश से चली है। अब आंध्र प्रदेश से कहाँ तक चली है, ये चली है भाई, ये मतलब है पहली ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक चली थी पहली जो किसान ट्रेन। और जो अभी ये चली है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर स्टेशन तक। जो आंध्र प्रदेश है वहाँ के अनंतपुर जगह से क्या है किसान ट्रेन चलाई गई है, हरी झंडी दिखाई गई है और आदर्श नगर दिल्ली तक चलेगी भैया, ठीक है ना। क्लियर है। अब इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया है, यहाँ के जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई एस जगनमोहन रेड्डी, वाई एस जगनमोहन रेड्डी जी हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर, ठीक है। और इन्होंने ही इस ट्रेन को हरी झंडी दी है भाई। क्लियर है। और गवर्नर कौन है? विश्व भूषण हरिचंदन यहाँ के
राज्यपाल है भाई आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की। यार भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में भारत का 25वां हाईकोर्ट और 18वां रेलवे जोन बना है, ठीक है ना। और आंध्र प्रदेश की अगर बात करें आने वाले टाइम में 3 कैपिटल हो जाएंगी भी, ठीक है ना। वो कौन कौन सी? विशाखापट्टनम, कुरनूल और अमरावती, ये 3 जो यहाँ की राजधानियाँ हो जाएंगी। क्लियर है। में भारतीय बैंक संघ द्वारा जारी ईज 2.0 इंडेक्स में कौन सा बैंक शीर्ष पर रहा? तो बैंकों की एक लिस्ट जारी की गई है किसके द्वारा? भारतीय बैंक संघ द्वारा। किस नाम से? ईज 2.0 के नाम से इंडेक्स आया है। और उसमें जो है भारत का सबसे मतलब शीर्ष पर रहने वाला बैंक कौन सा बना है? वो बना है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा क्या फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पे है एसबीआई, और थर्ड पे इस लिस्ट में क्या है? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। तो ये फर्स्ट पे तो हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है ना, ये याद रखना। सेकंड पे एसबीआई और थर्ड पे जो हमारा ए ऑप्शन में दिख रहा है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। क्लियर है। अब जो ये इंडेक्स जारी किया है ये किया है भारतीय बैंक संघ द्वारा। क्लियर है। अब ये जो ईज जो नाम है ना, ईज की फुल फॉर्म क्या होती है? इनहेंस एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। अगर भाई आपने एक साल में या एनुअली आपने कितने तो मतलब अपने ग्राहकों को जोड़ा और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी उनको जो सर्विस प्रोवाइड करवाई, तो उसके बेसिस पे ये जो इंडेक्स जारी हुआ है ईज 2.0 के नाम से, ठीक है ना। भारतीय बैंक संघ द्वारा ये जारी किया गया है। क्लियर है। और इसमें सबसे टॉप पे कौन सा रहा है? बैंक ऑफ बड़ौदा। क्लियर है। बैंक ऑफ बड़ौदा है तो बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा में भाई 2000 जो 19 है, 1 अप्रैल 2019 को क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 बड़े बैंकों का विलय हो गया। वो कौन कौन से? विजय बैंक और देना बैंक। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई विजय बैंक और देना बैंक का विलय 2019 में किस बैंक के साथ हुआ? तो बड़ौदा बैंक के साथ। और ये बन गया भाई, जो बड़ौदा बैंक है ये बन गया सहकारी क्षेत्र का तीसरा सबसे बड़ा बैंक। तीसरा सबसे बड़ी सहकारी बैंक बनेगी भाई बड़ौदा बैंक। क्लियर ना। सहकारी का मतलब मैंने कल बताया था सरकारी। और सरकारी अगर कोई चीज़ होगी तो, और सरकारी भी है प्राइवेट भी है, तो उसमें सरकार का 51% शेयर होता है, हिस्सा होता है। और वही 51% के हिस्से को ही क्या है सरकार बेच रही है धीरे धीरे करके, ठीक है ना। कुछ मतलब जैसे कि एयरपोर्ट हो गया, बड़ी बड़ी कंपनियां होगी, तो उनमें 51% शेयर होता है। यानी कि कमाई का जरिया है। जब कमाई का जरिया ही खत्म हो जाएगा तो भाई देखो भाई क्या हाल होना है, ठीक है ना। तो ये बात है भाई। तो भारत की तीसरी सबसे बड़ी बैंक है कौन सी भाई? बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसकी स्थापना कब हुई? जुलाई 1908 के अंदर। हेडक्वार्टर है बड़ोदरा गुजरात के अंदर। और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? संतोष चड्डा, ठीक है ना। और चेयरमैन कौन है भाई? हसमुख अधिया। हसमुख अधिया यहाँ के चेयरमैन है भाई बैंक ऑफ बड़ौदा के। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत और फ्रांस ने किस देश के साथ मिलकर त्रिपक्षीय वार्ता की? तो भाई 3 पक्ष यानी 3 देशों के बीच में वार्ता हुई है, भारत और फ्रांस और एक और देश है जिसके साथ मिलकर त्रिपक्षीय वार्ता की है। पहली त्रिपक्षीय वार्ता भाई इन देशों के बीच में, ठीक है ना। तो वो कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया। भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया तीनों के बीच में एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई भाई। वर्चुअल का मतलब आप क्या समझोगे भाई? कोविड-19 चले आया है, ठीक है ना। और डिजिटल माध्यम से क्या है, यानी फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, उसके माध्यम से क्या है मीटिंग हो रही है, सेमिनार हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रेलिया, भारत और फ्रांस तीनों के बीच में क्या है? ये त्रिपक्षीय वार्ता। ये किस बेस पे होगी? दरअसल इंडो स्पेसिफिक है ना भाई, ठीक है। इंडो जो स्पेसिफिक है, इंडो, क्लियर है। इंडो जो है ना पैसिफिक, सॉरी स्पेसिफिक बोला, इंडो पैसिफिक जो संघ है ना, इंडो पैसिफिक का जो रास्ता है भारतीय प्रशांत महासागर, जो प्रशांत महासागर में जो व्यापार होता है वहाँ पे जो वो क्या है सुविधा, और वहाँ पे उस व्यापारी के क्षेत्र को एक तरह से सुरक्षित शांत बनाने के लिए क्या है ये समझौते हो रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि बीते दिनों मैंने बताया था भाई जर्मनी के साथ भी होता था। जर्मनी दूसरा यूरोपियन देश बना था उस, क्यों? क्योंकि उससे पहले फ्रांस ने, पहले फ्रांस क्या यूरोपियन देश है, तो पहला देश था भारत के साथ समझौता करने वाला, ठीक है ना। उससे क्या होगा? जो वो समुद्री मार्ग है वहाँ पे सुदृढ़ व्यवस्था की जाएगी, सुरक्षित बनाया जाएगा उसको। क्लियर है ना। ये जो सेमिनार हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड को जोड़ने का काम हो रहा है, उससे क्या होगा? मजबूत रास्ता बनेगा, चाइना उसमें हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। तो भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की ये जो है त्रिपक्षीय वार्ता, यानी भारत की ये पहली बार हुआ है ऐसा, ठीक है ना, ये जो त्रिपक्षीय वार्ता। क्लियर है।
देखो मैंने बताया इंडो पैसिफिक ओशियन में शांति स्थापित करने के लिए। अब ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा, मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और स्कॉट मॉरिसन यहाँ के क्या हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं भाई ऑस्ट्रेलिया के। अब फ्रांस के बारे में बात करेंगे। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। यूरो और CEF फ्रैंक, ये दोनों यहाँ की क्या है, मुद्रा है, यूरो और CEF फ्रैंक। क्लियर है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करें, जीन कास्टिक यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। कहाँ के भाई, फ्रांस के। ठीक है, फ्रांस क्या यूरोपियन देश है, और ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप में लगता है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्या है, दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है ना। राष्ट्रपति कौन भाई, इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन क्या है, राष्ट्रपति हैं फ्रांस के। क्लियर है। और इमैनुअल मैक्रोन को क्या है, 2018 का नरेंद्र मोदी के साथ चैंपियन ऑफ अर्थ का अवार्ड मिला था। चैंपियन ऑफ अर्थ का अवार्ड किन्हें मिला, इमैनुअल मैक्रोन और जो नरेंद्र मोदी जी हैं 2018 का। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किसने किया। तो भाई जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है उसका शुभारंभ किसने किया है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है ना। एक योजना है मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किसने किया है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना, नरेंद्र मोदी जी ने। क्लियर है। अब बात करते हैं थोड़ा इस योजना के बारे में। इस योजना में क्या होगा भाई, यह योजना में टारगेट रखा गया भाई 2024 से 2025 तक मछली का जो उत्पादन है ना वो कितना बढ़ा देना है, 70 लाख टन तक बढ़ा देना है। ये टारगेट रखा है 2024 से 25 तक। किसने भाई, भारतीय सरकार ने। कभी हम क्या है, जो मछली का जो उत्पादन है ज़्यादा से ज़्यादा कितना बढ़ा देंगे, 70 लाख टन भाई। क्लियर है। और साथ ही साथ क्या होगा, जो मछुआरे हैं, जो मछली पकड़ने वाले हैं, उनकी आय जो है, इनकम भी कितनी हो जाएगी, दोगुनी कर देंगे। ठीक है ना। ये इस योजना का क्या है, मेन मोटो है। अच्छा, अब बात करें फिलहाल में जो भारत है वो कितना जो मछलियों का उत्पादन करता है, तो 12.59, ठीक है, 12.59 लाख टन, 12.59 लाख टन क्या है, मछली का उत्पादन करता है। अब ठीक है ना। और 2024-25 में क्या टारगेट रखा है भाई, 70 लाख टन तक कर देना। देखो कितना बढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, लगभग 6 गुना कर दिया जाएगा मात्र 3-4 साल के अंदर। तो ये इस योजना का मेन मोटो है, जिसका उद्घाटन किसने कराया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। क्लियर है। और इन्होंने साथ में एक ऐप भी जारी किया, ऐप भी लॉन्च किया है, ई गोपाला नामक ऐप। ई गोपाला नामक ऐप को भी लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस स्कीम के साथ ही। ठीक है, क्लियर है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कौन है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, 15वें प्रधानमंत्री। ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा, पहले कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। ठीक है ना, क्लियर भाई। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस उद्देश्य से तेलंगाना को हरिता हरम का आयोजन हुआ। तो भाई तेलंगाना को हरिता हरम का आयोजन हुआ है, एक सेमिनार हुआ, एक सम्मेलन हुआ है, उसका उसको नाम दिया गया है दरअसल। ठीक है ना, तेलंगाना को हरित हरम। हरित से आप किसको लिंक करोगे, पेड़ पौधों को। ठीक है ना। और पेड़ पौधों की बात चली तो पौधारोपण योजना है भैया, या योजना है एक तरह की, जो पौधारोपण योजना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाए। ठीक है ना, तेलंगाना को हरिता हरम योजना। ठीक है, इसमें क्या होगा, पौधे लगाए जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा भी, पौधे लगाने का एक मेन मोटो है भाई। क्लियर। अब इसमें थोड़ा जानेंगे थोड़ा डिटेल में। दरअसल जो ये सम्मेलन हुआ है, आयोजन हुआ है, वो किसके साथ मिलकर है, CISF ने मिलकर किया है। GMR जो हैदराबाद का एयरपोर्ट है, वहाँ पे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएं। और पूरे जो इंडिया को एक मैसेज दिया है हैशटैग के जरिए, हैशटैग ग्रीन इंडिया भी शुरू किया है। ठीक है ना। यहाँ पे इन्होंने क्या है, CISF और GMR ने मिलकर, ठीक है ना, CISF क्या होता है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है ना। और GMR एक नाम है भाई, ठीक है, ग्रांधी, ग्रांधी कुछ करके, ग्रांधी। ठीक है ना, क्लियर भाई, ग्रांधी राव। तो भाई ये क्या है, इन दोनों ने मिलकर इसका आयोजन किया। इसमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, ग्रीनरी जो सिस्टम है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि जो हम जो ऑक्सीजन लेते हैं ना वो पेड़ पौधे से ही लेते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस करते हैं, वो पहले क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के जरिए अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है ना। और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं क्या है, वायुमंडल में, और ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं। ठीक है ना। और पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। ठीक है ना।
सांस नहीं ले पाओगे तो इस दुनिया धरती पर जीवन क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाओ भाई, ठीक है ना। क्योंकि जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है बढ़ती जा रही है पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है ना। और जब पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो उनकी जो नीड्स हैं, जो आवश्यकताएं हैं वो भी बढ़ेंगी, ठीक है ना। और उन नीड्स को पूरा करने के लिए पेड़ पौधे भी काटे जाएंगे, और जितने पेड़ पौधे काटे जाएंगे आपने उनके डबल क्या आपने पेड़ पौधे लगाने हैं, ठीक है ना। एक ऐसी मुहिम छेड़ दो, क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे, क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस बैंक के द्वारा जैविक कपास उत्पादकों के लिए सफल नामक ऋण योजना शुरू की। तो भाई सफल नामक एक ऋण योजना शुरू की है, ठीक है ना। तो एक बैंक ने स्टार्ट की है, किन के लिए भाई, जैविक कपास उत्पादकों के लिए। तो ये की है एसबीआई बैंक ने। किसने भाई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक लोन स्कीम स्टार्ट की है, सफल नामक ऋण योजना, ठीक है ना। अब सफल दरअसल जो ये वर्ड है इसका फुल फॉर्म भी होती है दोस्तों, देख लो, सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन। जो किसान हैं, जो जैविक जो कपास का उत्पादन करते हैं, उनको उन किसानों को जो जैविक कपास का उत्पादन करते हैं और उनको कभी भी लोन नहीं मिला है, तो उनको क्या है, इस योजना के तहत, सफल योजना के तहत तुरंत क्या है, लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है, उन किसानों को, ठीक है ना भाई। तो ये सफल योजना स्टार्ट की है। अब बात करें ये एसबीआई बैंक ने की, तो एसबीआई बैंक के बारे में थोड़ा ध्यान से सुनना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दरअसल भाई 1921 से पहले क्या है, तीन बैंक थे जिसका नाम था बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे, ठीक है। ये तीन बैंक थे, और भाई तीनों बैंकों को मिलाकर 1921 में क्या कर दिया, एक बैंक बना दिया, इंपीरियल बैंक। क्या बना दिया, इंपीरियल बैंक। कब बनाया, 1921 के अंदर, ठीक है। और इंपीरियल बैंक का ये नाम बदल के 1 जुलाई 1955 को क्या कर दिया, एसबीआई। कारण क्या था, इसका नाम क्यों बदला, कि भाई जो नाम बदल के एक नए सिरे से किसानों तक और गांव लेवल तक क्या है, इस बैंक की पहुंच बढ़ाने के लिए क्या है, इस बैंक का नाम बदलेगा 1 जुलाई 1955 में, एसबीआई कर दिया, इंपीरियल बैंक का नाम बदल गया। हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर, चेयरमैन कौन है फिलहाल में, रजनीश कुमार, क्लियर है। समझ में आ गया ना भाई एसबीआई बैंक के बारे में। और ये भारत का क्या है, सबसे बड़ा सहकारी बैंक है, कौन सा भाई, एसबीआई बैंक। और विदेशों में सबसे ज़्यादा जो ब्रांचेज हैं वो भी एसबीआई बैंक के हैं, क्लियर है। भारत का सबसे बड़ा सहकारी बैंक है एसबीआई। अब बात करते हैं इसकी टैगलाइन की, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ ली जाती है, विद यू ऑल द वे, तुम सबके साथ जहाँ पे आपने जाना है, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, मतलब शुद्धता दिखानी है अपनी जो बैंकिंग सिस्टम है, ठीक है। द नेशंस बैंक ऑफ अस, ठीक है। हम जो है सभी क्या है, जो राष्ट्र के बैंक है, क्लियर है। तो एक तरह से शुद्धता दिखानी, ये इसकी टैगलाइन है, विद यू ऑल द वे, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, द नेशंस बैंक ऑन अस, क्लियर है, ठीक है भाई। उसके बाद बात करेंगे, क्वेश्चन हमारा, हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो वे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष बना दिए गए, वो कौन है, परेश रावल जी। परेश रावल को आप जानते होंगे, ठीक है, कॉमेडियन है एक टाइप के, और ये भारत के लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, ठीक है ना, लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं भाई, इन्होंने ये इलेक्शन भी लड़ते हैं राजनीतिक पार्टियों। तो परेश रावल जी ने क्या को क्या है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, एनएसडी, एनएसडी की फुल फॉर्म है भी, एनएसडी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। अब इसके क्या है, अध्यक्ष बना दिए गए, कौन, परेश रावल जी को। अब इसके बारे में बात करेंगे, दरअसल इनको क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जा गया है। जो हमारे राष्ट्रपति प्रेजेंट टाइम में 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, इनके द्वारा इसे नियुक्त किया गया परेश रावल जी को, ठीक है ना। एनएसडी का, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इसका अध्यक्ष बना दिया है परेश रावल जी को। अब बात करें, यह एक प्रकार का थिएटर इंस्टीट्यूट है, जो एनएसडी बताया मैंने, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये एक तरह का थिएटर का इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है उनको जिनको क्या है, अपनी ज़िंदगी में एक्टिंग सीखनी है, या फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जाना है, बॉलीवुड में जाना है, हॉलीवुड में जाना है, तो उनको जो बेसिक्स जो वो आर्ट्स हैं, ठीक है, एक्टिंग है, वो सिखाई जाती है। और ये भारत का सबसे बड़ा क्या है, थिएटर इंस्टीट्यूट है भाई, एनएसडी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ठीक है ना।
क्लियर है भाई। और ये भारत का सबसे बड़ा और विश्व में भी काउंटिंग होती है इसकी सबसे बड़े जो थिएटर के अंदर, ठीक है ना, थिएटर इंस्टीट्यूट के अंदर। ठीक है भाई। अब जो प्रेस रावल जी आए हैं इनको भारत में पद्म श्री पुरस्कार भी मिला है 2014 में, जो कि भारत का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है ना, पद्म श्री भाई। क्लियर है, 2014 में। उसके बाद बात करेंगे हाल ही में प्लेयर्स प्लेयर्स पोर्ट, हाल ही में प्लेयर्स पोर्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो वह प्लेयर्स पोर्ट एक ये भाई संस्था है, लाइक जैसे कि ड्रीम इलेवन हो गया, ठीक है, जैसे कि ड्रीम इलेवन नहीं होता है भाई, ये जो गेम्स करवाते हैं ऑनलाइन उस टाइप से, ठीक है। तो भाई उसका जो ब्रांड एम्बेसडर बना दिया भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंदाना को। भुवनेश्वर कुमार दरअसल तेज गेंदबाज है भारतीय टीम के, जो प्रेजेंट टाइम में जो खेलते हैं, और स्मृति मंदाना ओपनर बल्लेबाज हैं भारतीय महिला टीम की, ठीक है ना। काफ़ी जो मतलब जाने माने खिलाड़ी है भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंदाना, और इनको क्या ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। अब ये ऐड करेंगे प्लेयर्स पोर्ट के लिए, ठीक है ना, एडवर्टीजमेंट उनको प्रमोट करेंगे प्लेयर्स पोर्ट को। क्लियर है, भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंदाना। उसके बाद बात करें हाल ही में किस राज्य में YSR संपूर्ण पोषण योजना शुरू की गई? तो भाई YSR संपूर्ण पोषण योजना स्टार्ट की है तो किस राज्य में? मैंने बताया जब भी YSR आए तो YSR का मतलब है आंध्र प्रदेश। तो YSR संपूर्ण पोषण जो योजना है वो किस राज्य में स्टार्ट की गई? आंध्र प्रदेश में। दरअसल भाई ये दो योजनाएं स्टार्ट की, एक तो YSR संपूर्ण पोषण और एक YSR संपूर्ण पोषण प्लस योजना, ये दो योजना है भाई। अब YSR संपूर्ण पोषण में क्या था, दरअसल वो महिलाएं जो माँ बनने वाली हैं बहुत जल्द, या वो जो बच्चे जो काफ़ी छोटे हैं, उनको क्या है उचित जो पोषण प्रोवाइड करवाना, ये इस स्कीम का लक्ष्य है। और जो YSR संपूर्ण पोषण योजना है वो तो क्या है, इन योजनाओं को क्या है इम्प्लीमेंट कराएगी शहरी क्षेत्र में, सिटीज़ के अंदर, ठीक है ना। परंतु जो ये YSR संपूर्ण पोषण प्लस योजना है, ये क्या है जो आदिवासी जो क्षेत्र हैं, जो या ग्रामीण जो क्षेत्र है वहाँ पे रहने वाली जो माताएं हैं या बच्चे हैं, उनको पोषण प्रोवाइड करवाएगी इस योजना के तहत। और YSR संपूर्ण पोषण योजना, यार मैंने बताया YSR जब भी आए तो आंध्र प्रदेश की वह योजना होगी, ठीक है ना। क्योंकि YSR इनके पिता का नाम था, किन के पिता का? YSR जगमोहन रेड्डी का। जो जगमोहन रेड्डी कौन है? चीफ मिनिस्टर हैं भाई करंट टाइम में आंध्र प्रदेश के, मैंने बताया पहले, ठीक है ना, इसी इसी जो लेक्चर के अंदर, ठीक है ना, YSR जगमोहन रेड्डी के बारे में। तो YSR कांग्रेस पार्टी से हैं और अपने इनाम से ये जितनी भी योजनाएं स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलते हैं आगे। उसके बाद है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है ना भाई, क्लियर है। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, भाई किसी को भी सुसाइड नहीं करना है, ठीक है ना, तो वो डे मनाया जाता है 10 सितंबर को भाई, 10 सितंबर को, यानी कल हमने मनाया है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। क्लियर है। और इस ये क्यों मनाया जाता है? दरअसल पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो सुसाइड के जो केस हैं उनको रोकने के लिए, ठीक है ना, ठीक है भाई। अरे मानसिक रूप से जो आश्वस्त हो जाते हैं उन लोगों को क्या है जागरूक करने के लिए भी आपने देखो, दरअसल नॉर्मल जो दोस्तों जो बंदे जो सुसाइड क्यों करते हैं, जब वो हार जाते हैं, ठीक है ना, गिव अप कर देते हैं अपनी लाइफ को, ठीक है ना, कि भाई उनके पास कुछ किसी प्रकार का कोई चारा नहीं होता, या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत का केस था, ठीक है ना भाई। देखो भाई अपनी ज़िंदगी में सुख दुख आते हैं, ठीक है ना, बोला गया है कि भाई कुछ भी अगर होता है ना, कुछ भी अगर होता है उसका कोई कारण है। आप अगर दुखी हैं तो उसका भी कोई कारण है, और उस कारण का कोई निवारण भी है। आपने 5-7 मिनट एक बार डिप्रेशन में वो सुसाइड अटेम्प्ट ना करके एक बार ध्यान से सोचना होता है कि भाई आप करने क्या जा रहे हो, और आपको मतलब किसी प्रकार का ये दुख डिप्रेशन क्यों हो रहा है और इसको दूर कैसे किया जाए, तो डेफिनेटली 5-7 मिनट में आपको एक रिजल्ट मिलेगा और आप सुसाइड अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो अपनी ज़िंदगी में कभी भी गिव अप नहीं करना है, हार नहीं माननी है, लगे रहना है, ठीक है ना। जैसे कि आपके एग्ज़ाम है, ज़रूरी नहीं भाई, ये भी कई बच्चे हैं जिनके एग्ज़ाम स्टार्टिंग में ना निकलें, परंतु उनको हार मान के बैठना नहीं है भाई, नौकरी ज़रूर मिलेगी, आप सभी को मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि पढ़ते आप हो तो आप ही को मिलेगी नौकरी, ठीक है ना।
पढ़ने वालों को कोई नहीं रोक सकता भाई। क्लियर है। तो 10 सितंबर को आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया है, सुसाइड जो है, ठीक है ना, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। क्लियर है भाई। उसके बाद बात करते हैं, क्वेश्चन है भाई आपके लिए क्वेश्चन है भाई, मैंने करवाया था 2-3 दिन पहले भाई। जो CSO है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स और ऑफिस, उसके द्वारा जो रिपोर्ट जारी की थी, उसमें जो साक्षरता दर वाला जो राज्य थे, उनमें सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की थी, ये आपने जवाब देना है कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में जवाब देना है, ठीक है भाई। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये वीडियो प्रॉपर देखनी कैसी लगी, ठीक है ना। तो थैंक्स टू वॉच, थैंक यू।